हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री से पहली चैप्टर ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि आपको ये चैप्टर जो है ना एकदम आसानी से और एकदम छोटे में पूरा कंप्लीट चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी आपको वीडियो मिस ना हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो इंदास वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इंदास वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंदास रिवर के आसपास का इलाका है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हड़प्पन साइट्स के आसपास पाया गया था, यानी कि हड़प्पन साइट्स पे ही पाया गया था ये सबसे पहले। तो यहाँ जो है ये अभी एरिया फिलहाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इसलिए कहा गया अभी क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान एक साथ हुआ करते थे। और ये पाया कब गया है? ये 2600 BC में पाया गया है। तो ये अराउंड हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक लार्जेस्ट ब्रोन एज ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया है वर्ल्ड का। तो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो हड़प्पा में मिला। फिर इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा गया है क्योंकि ये बहुत उन्नत था उस वक्त के हिसाब से, और अभी के हिसाब से भी ये बहुत उन्नत था वो सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ के जो राइटिंग्स थे वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाए हैं। डिसाइफर यानी कि अभी तक कोई उसका मीनिंग तथ्य नहीं समझा पाया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया है, पीरियड्स को 3 भागों में बांटा गया है। अर्ली हड़प्पन कल्चर, दूसरा है मैच्योर हड़प्पन कल्चर और तीसरा है लेट हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन कल्चर बिफोर 2600 BC में, मैच्योर हड़प्पन कल्चर 2600 BC से लेकर 1900 BC तक, और लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में है जैसे कि कालीबंगल, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रूपर, हड़प्पा, धोर, मोहनजोदारो, अमरी, बालाकोट, कोट, ऐसे न जाने कई सारे साइट्स है जो कि स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में पाया जाता है। उसके बाद मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो ये सारे डेट्स मैंने दे रखी है ताकि आपको पता चल जाए कि किस डेट में किसने क्या क्या किया। जैसे कि 1875 में रिपोर्ट पेश की गई अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ऑन हड़प्पन सील। 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस किया द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उसी तरीके से आप बाकी सारे डेट्स को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैच्योर हड़प्पन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे ये बताया गया कि डिस्टिंक्टिव पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और सम क्राफ्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे वो लार्ज इन साइज, स्मॉल इन साइज थे। और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत कम ही पाए जाते थे या फिर पाए ही नहीं जाते थे। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज ऑफ पीपल के बारे में उसके बाद बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया कि लोग जो है हंटिंग एंड गैदरिंग, फिर जाके कल्टीवेशन, पेस्टोरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट थे। लोग फुल्ली डिपेंडेंट थे किस पे? प्लांट्स, एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड्स। यहाँ के लोगों को यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला किस चीज़ों का? बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो कि ये बताता है कि वो उस समय के लोग जो है वो मीट कंज्यूम किया करते थे यानी कि मांसाहारी थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुल पाया गया। बुल यानी कि ऑक्सन के बारे में बताया गया है। और प्लाव भी मिले, यानी कि ये पता चलता है कि लोग उस समय खेती पर भी निर्भर थे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स अवेलेबल टू द पीपल, मतलब लोगों को किस तरीके का फूड जो है ना यहाँ पे अवेलेबल था। तो वाइड वैरायटी रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें फूड ग्रेन्स के सैंपल्स मिले या फिर एविडेंस मिले, जिसमें से वीट, बर्ली, लेंटिल्स और भी सीसम, इन सारी चीज़ों का एविडेंस मिला आर्कियोलॉजिकल साइट से। गुजरात में जैसे कि मिल्ट्स मिला और यहाँ पे राइस जो है वो रेयरली फाउंड होता था। कुछ बोन्स मिले, फिश, कैटल, फाउल, शीप, गॉट, बाफेलो, पिग, बोर, डियर और घड़ियाल्स के उन साइट्स पे। तो ये बताते हैं ये सारे चीज़, यानी कि ये सारे एनिमल जो है या तो डोमेस्टिकेटेड थे या फिर हंटेड बाय हड़प्पन्स थे। फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज ऑफ हड़प्पन्स के बारे में बताया गया। एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था हड़प्पन्स के लिए। और किस तरीके से पता चलता है ये? क्योंकि हमें सीड्स मिला यानी कि ज़रूर उन लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। और एविडेंस मिला हमें टेराकोटा बुल और स्कल्पचर्स ऑफ प्लाव का। तो ये बताता है कि उन लोग खेती के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे, यानी कि उन लोगों को इन सारे चीज़ों का यूज़ पता था। कुछ साइट्स है जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिला टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव साइट्स, जो कि चोलिस्तान,
एट बनवाली जो कि हरियाणा में है, और कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स पे मिला जैसे कि एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड, तो ये मिला हमें कालीबंगल राजस्थान में। फिर जाके कुछ और जैसे कि वो लोग किस तरीके से खेती किया करते थे, वो लोग 2 सीड्स को यानी कि 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करने की क्षमता रखते थे, ये भी प्रूफ मिला है। वहाँ के जो लैंड्स थे वो सेमी एरिड रीजन्स थे, यानी कि पानी कम होना, और इसका मतलब ये है कि लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे इरिगेशन के लिए, और उसके एवज में हमें मिला एविडेंस ऑफ कैनाल्स, यानी कि कैनाल से वो लोग पानी पहुँचाया करते थे हड़प्पन साइट्स पे, जो कि उसका एविडेंस मिला हमें सोर्थुगई में जो कि अफगानिस्तान में है। और ये भी एविडेंस मिला कि वेल यानी कि कुएं से उन लोग पानी ड्रॉ करते थे इरिगेशन के लिए। बिसाइड्स हम लोग को बहुत सारे रिजर्वर्स का एविडेंस भी मिला जो कि धोलावीरा गुजरात में है, जो कि उन लोग स्टोर किया करते थे वाटर को एग्रीकल्चर के लिए। और भी प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स के लिए रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स जो थे जैसे कि वेल एज वेसल फॉर मिक्सिंग, ब्लाइंडिंग एंड कुकिंग। दिस इक्विपमेंट्स वेर मेड अप ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा, तो ये सब सारे स्टोन, मेटल या फिर टेराकोटा से बने हुए होते थे। उसके बाद है लेआउट ऑफ मोहनजोदारो। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ के टाउन प्लानिंग जो थे साइट्स ऑफ मोहनजोदारो वो डिवाइडेड थे 2 भागों में, एक तो सिटाइडल, दूसरा था लोअर टाउन। सिटाइडल जो था वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना था और उसके ऊपर जो था टाउन हुआ करता था, और सिटाइडल के नीचे होता था लोअर टाउन। सिटाइडल प्रोबेबली स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए था जहाँ पे कम बिल्डिंग्स हुआ करते थे और इम्पोर्टेंट लोग और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ही वहाँ पे हुआ करते थे, जबकि लोअर टाउन में बहुत सारे बिल्डिंग्स थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे और कॉमन पीपल्स रहा करते थे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को मूव करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि लेबर भी जो है ना वो लार्ज नंबर में मोबिलाइज्ड हुए होंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। पहले प्लानिंग की गई होगी फिर इम्प्लीमेंट किया होगा। ब्रिक्स के एविडेंस मिले हमें, उन सारे एरिया में एक ही तरीके के साइज के ब्रिक्स यूज़ हुआ करते थे। रोड और स्ट्रीट्स के लिए उन लोग क्या करते थे, लोअर टाउन में पहले लेड करते थे ग्रिड पैटर्न में और फिर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। और स्ट्रीट और ड्रेन्स के लिए भी वो यही करते थे, पहले फाउंडेशन लेड करते थे और फिर उसके हिसाब से ही घरों को बनाया जाता था सेम पैटर्न में। तो लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो वो एक अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाता है हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। कोर्टयार्ड्स के आसपास जो है ना वो बहुत सारे रूम हुआ करते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुआ करते थे वहाँ पे, जैसे कि कुकिंग, वेविंग एक्सेट्रा। कोई भी विंडो नहीं हुआ करता था वहाँ के ग्राउंड फ्लोर्स के रूम के लिए रूम पे, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन किया करते थे। एवरी हाउस हैड बाथरूम, हर एक हाउस के साथ जो है ना बाथरूम हुआ करता था जो कि पेव्ड एंड ब्रिक से कनेक्टेड था, और ये जो है वो वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेन सीधा कनेक्टेड होता था। यानी कि उन लोग कितना उन्नत था, यानी कि घर पे तो अंडर में ड्रेन था ही और घर के बाहर जो ड्रेन था उसके साथ ये वेल कनेक्टेड था। फिर जाके वेल्स के बारे में हमें पता चलता है कि एविडेंस यानी कि कुआं जहाँ से पानी निकाला जाता है, करीब 700 जो है वो उसके एविडेंस मिले हैं मोहनजोदारो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स के बारे में। तो हड़प्पन्स के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया है और फिर बताता हूँ कि उन लोगों के पास वेल ड्रेनेज सिस्टम था। हर हाउस जो है ना वो स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्टेड था और ड्रेन जो है वो मोटार, लाइम्स और जिप्सम से बना हुआ करता था, और फिर उसके ऊपर से बिग ब्रिक्स जो है उससे कवर्ड किया जाता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आसानी से उसे उठाया जाए और ड्रेन को साफ़ किया जा सके। सीवेज के लिए भी उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे प्लानिंग्स किए, बहुत लंबे लंबे ड्रेन्स और ड्रेन चैनल बनाए ताकि इंटरनल और स्लम्स एरियाज में वो लोग साफ़ सफाई कर सके। फिर जाके यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट ग्रेट बर्थ के बारे में। तो ग्रेट बर्थ क्या था? ग्रेट बर्थ सिटाइडल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करते थे, जैसे कि ग्रेट बर्थ ऑफ मोहनजोदारो में हुआ करता था। सच बिल्डिंग्स वो सिर्फ यूज़ किया जाता था कुछ रिलीजियस ओकेजन या फिर पब्लिक गैदरिंग्स पे ही। और ये ग्रेट बर्थ में क्या होता था, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक्स हुआ करते थे जो कि सराउंडेड होते थे बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। जिधर क्या होता था कि 3 साइड से जो होता था वो रूम्स या फिर टैंक्स हुआ करते थे और एक साइड में लार्ज वेल हुआ करता था, और वो टैंक जो है वो वेल कनेक्टेड होता था ड्रेन से ताकि वहाँ से पानी वापस दोबारा बाहर निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने प्लानिंग की थी। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टडिंग बरियल्स के बारे में। तो बरियल्स यानी कि जब इंसान गुजर जाते हैं तो या तो उन्हें दफनाया जाता है या तो फिर उन्हें आग लगा दी जाती है, यानी कि मुखाग्नि दी जाती है। तो यहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है बरियल साइड से कि वो लोग जो थे मरने के बाद जनरली लेड इन पिट्स, और वो पिट्स किस तरीके से ले किया जाता था, वो लाइंड बाय ब्रिक्स।
कुछ बरियल कंटेंट ये करते हैं कि ऑर्नामेंट्स, पोट्री एक्सेट्रा वो पाए गए थे बरियल साइट से, यानी कि आफ्टर लाइफ पे वो लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। कुछ बरियल साइट से हमें कॉपर मिरर भी मिले और कुछ मेल बॉडी के साथ यानी कि बोन्स के साथ हमें ऑर्नामेंट्स भी मिले। तो ये पता चलता है कि वुमेन और मैन जो है दोनों ही ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने इस्तेमाल क्या करते थे। और कुछ बरियल साइट से हमें डेड बॉडी के साथ ये मिला कि प्रीशियस मेटल्स जो थे वो भी उनके साथ दफना दिया जाता था। फिर स्टडी आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स में दो तरीके से है, दो पढ़ना है हमें, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। तो यूटिलिटेरियन का मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले, स्टोन और क्ले से बना हुआ है, जैसे कि कोइंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एक्सेट्रा, जो कि लोअर पीपल्स के लिए था, और लग्जरी जैसे कि प्रीशियस मेटल से बनाया जाता था, और यह हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ के लिए था, जैसे कि परफ्यूम्स के बोतल जो यूज़ हुआ करते थे फ्रेंड्स के लिए। तो ये सब सारी बातें बताई गई हैं। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया गया कि रॉ मटेरियल्स वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी। तो उसमें से स्टोन्स लाइक कैनिलियन, फिर जेप्सपर, क्वार्ट्स, क्रिस्टल, मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल, तो ये सब सारे टेराकोटा और बर्न क्ले ये सब ज़रूरत पड़ती थी। उन लोग बनाते कैसे थे? सम बेड्स वेर मेड ऑफ दो या फिर दो से ज़्यादा स्टोन्स को एक साथ लगा के बनाया जाता था, वाइल सम ऑफ स्टोन्स, और उसके ऊपर से गोल्ड कैप लगाया जाता था। कैसे कैसे शेप्स थे? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड या फिर सेगमेंटेड हुआ करते थे। और कुछ को तो डेकोरेट किया जाता था बाय पेंटिंग, सम हैड डिज़ाइन, उसके ऊपर डिज़ाइन भी किया जाता था। वो लोग बैंगल्स, लैडल्स आउट ऑफ सेगल्स बनाया करते थे। स्पेशल टूल्स वेर यूज्ड फॉर मेकिंग क्राफ्ट्स फॉर, कुछ स्पेशल टूल्स भी यूज़ किया करते थे। तो ये सारे के एविडेंस जो है ना हमें मिलते थे, है ना, चानादोरों में, लोथल में, एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। नागेसर एंड बालाकोट वो स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना आर्टी क्राफ्ट या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए किस तरीके से प्रोक्योर किया जाता था। तो दो तरीके से किया जाता था। सबसे पहला, दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स इन नागेश्वर, बालाकोट और शतुगई, तो यहाँ पे सेटलमेंट्स क्रिएट किया करते थे उन लोग। और दूसरा है तुम्हारा, दे माइट हैव सेंड एक्सपेडिशंस टू द एरियाज सच एज खेदरी रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया, जहाँ राजस्थान में कॉपर के लिए और साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए। नागेश्वर और बालाकोट जो एरिया था वो शेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही बहुत सारे एरियाज है जो अलग अलग चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टैक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड। तो बाहर के लैंड के साथ उन लोग कैसे जुड़े हुए थे, मतलब यानी कि ट्रेड किस तरीके से किया करते थे वो आउटर वर्ल्ड के साथ। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट द हड़प्पन मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। द मेन सोर्सेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड सील्स, वेट्स, डिश, बीट्स। तो ओमान पेनिनसुला में जो है ना इस तरीके के एविडेंस हमें मिलते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स अगर एक ही जगह के और एक ही चीज़ दो अलग अलग जगह पे मिले तो हमें ये पता चलता है कि इस जगह से उस जगह का ट्रेड जरूर हुआ करता था। तो यही बताया जाता है यहाँ पे। ए हड़प्पन जार कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ ब्लैक ले हैज़ बीन फाउंड इन ओमान। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। उसके बाद सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में बताया गया है। तो सील्स और सीलिंग्स का मतलब क्या, ये फैसिलिटी था एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का, जहाँ पे बैग्स ऑफ गुड्स को क्या किया जाता था, एक जगह से एक दूसरी जगह भेजा जाता था। पहले बैग्स में सामान को पुट किया जाता था, फिर रोप्स को टाई कर दिया जाता था, और फिर उस रोप को एक क्ले के साथ सील कर दिया जाता था ताकि उसमें इंप्रेशन बैठाया जा सके कि ये जो है ना वो पैक्ड है। और उसके ऊपर जो है आइडेंटिफाई किया जाता था सेंडर का सील, ताकि वो किसने भेजा है उसके बारे में पता चल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सील्स एंड स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन सील जो यूजुअली वो लाइन ऑफ राइटिंग में मेंटेन किया जाता था। सील के जो नाम और टाइटल ओनर के साथ था। सील के साथ मोटिव था कि जनरली एनिमल्स के साथ यूज़ होते थे वो। उसके बाद और भी कुछ बारे में बताई गई है सील्स के बारे में, जैसे कि सील्स वर बेसिकली यूज टू कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर्स एंड फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। वो जो भेज रहा है उसके बारे में बताया जाता था कि कौन भेज रहा है। हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो था वो बहुत छोटा था, वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिक रिटन नहीं होता था, ये होते थे रिटन इन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम लोग आज कैसा लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। उन लोगों के पास करीब 375 से लेके 400 तक नंबर्स यानी कि साइंस थे, जो कि स्क्रिप्ट जो है ना वो अभी तक जो है ना डिसाइफर नहीं हो पाया है। उसके बाद वेट के बारे में है कि वेट
वेट किस तरीके से एक्सचेंज किस तरीके से एक्सचेंज मीडियम किया जाता था। तो वेट्स के लिए यूजुअली स्टोन यूज़ हुआ करता था, जिसे हम लोग चेयर कहते हैं। एक काइंड ऑफ स्टोन जनरली क्यूबिकल शेप में होता था और उस पर कोई मार्किंग नहीं हुआ करता था। लोअर डेनोमिनेशन जैसे कि वेट वो बाइनरी फॉर्म में यूज़ किया करते थे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में यूज़ किया करते थे। वाइल हायर डोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और एंड में एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया कि सिविलाइजेशन किस तरीके से ख़त्म हुआ। तो सिविलाइजेशन ख़त्म होने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दी गई है, जैसे कि बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आई होगी, क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, शिफ्टिंग ऑफ या फिर ड्राइंग ऑफ रिवर, इन्वेशन मोस्ट प्रोबेबली बाय आर्यंस। फिर डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया कि कनिंघम ने किस तरीके से डिस्कवर किया, जो कि सबसे कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसे फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। ही बिगन आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी। तो ये सब उसके बारे में बताया गया है, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, मैंने लिख दिए हैं डिटेल में। फिर डिफरेंट मेथड्स adopted by Marshall and Wheeler in reconstructing Harappan civilization. Dayaram Shahni और राखल दास बनर्जी found similar seals at Harappan and Mohenjo-daro respectively. तो इन सब के बारे में बताया गया। Based on these findings, 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन्होंने अनाउंस किया कि एक न्यू सिविलाइजेशन जो है वो इंदास वैली उसमें फाइंड किया गया है। फिर प्रॉब्लम्स भी है फेस बाय आर्कोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने के लिए। वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया है टिल डेट। कुछ मटेरियल जो बचे हुए हैं वो हड़प्पन लाइफ के कुछ बचे नहीं हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि क्लोथ, लेदर, वुड, ये सब सारे डिकम्पोज हो चुके हैं। और कुछ बचे हैं जैसे कि मेटल्स, क्ले और पोट्री, ऑर्नामेंट, और कुछ बचे हैं और कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो इन्हें अभी तक मतलब डिटेल में पता नहीं चल पाया है कि वो सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, राइटिंग्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। और भी बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। फिर है नेक्स्ट, आर्कोलॉजिस्ट अटेम्प्ट्स टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन पीपल। तो कुछ जिस तरीके जैसे कि सम सील्स एज ए फिगर शोड सीटेड क्रॉस्ड लेग्ड इन ए योगिक पोस्चर समटाइम्स सराउंडेड बाई एनिमल्स हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा, यानी कि शिव का जो है वहाँ पे भक्त हुआ करते थे, यानी कि पशुपति के भक्त थे उस वक्त के लोग, ये बताने की कोशिश की गई है। फिर ग्रेट बर्थ के बारे में बताया गया। और लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे देता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प होगा इस लेसन को समझने में। तो यहीं पे हमारा लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।